हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अशोक में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम कई इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे न्यूटन की गति के नियम हैं और वृत्तीय गति है या आपके उत्तोलक हैं लीवर। ठीक है, लेकिन न्यूटन के गति के नियम शुरू करने से पहले एक टॉपिक रह गया था आपका, वृत्तीय गति। ये हम बता देते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं, यानी कि सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यदि वह एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति त्वरित गति होती है। और ये क्यों होती है त्वरित गति? क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जाती है और त्वरण की दिशा इसमें केंद्र की ओर होती है। और उपग्रहों की गति को यदि हम देखें तो इसे हम त्वरित गति कहते हैं। दोस्तों, ये देखो, यदि हम सर्कुलर मोशन में कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो उसके हर पॉइंट पर, ठीक है, यदि ये इस तरफ को मुड़ेगा तो वेग की डायरेक्शन ये होगी। और दोस्तों, ये बात याद रखना कि इस एक समान वृत्तीय गति में चाल हमेशा समान रहती है, बस खाली जो वेग की दिशा होती है वो हर पॉइंट पर चेंज होती रहती है। ठीक है, जैसे यदि इसका त्वरण अंदर की तरफ है तो वेग की डायरेक्शन कहाँ होगी? ये डायरेक्शन। ठीक है, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट पे अलग, इस पॉइंट में इस तरफ होगी वेग की डायरेक्शन, क्योंकि ये इधर निकलने का कोशिश करेगा। ठीक है, और त्वरण कहाँ होगा? अंदर की साइड। तो ये कहलाती है हमारी वृत्तीय गति। यदि इसी में हम बात करें कोणीय वेग की, तो कोणीय वेग क्या होता है कि वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक सेकंड में जितने कोण से घूम जाती है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे प्रायः ओमेगा से है, ठीक है, इसे प्रायः इसको डब्ल्यू नहीं ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा से लिखते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टी। ठीक है, यदि कण एक सेकंड में n चक्कर लगाता है तो ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई n। ठीक दोस्तों, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पर है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी रेडियस है। और यदि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है तो यानी कि हम देखेंगे कि एक सेकंड में कितना चला। ठीक, ये एंगल बनाएगा थीटा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये एक सेकंड में कितना चला, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी, और ये जिस वेलोसिटी से मूव करा उसको ही हम कहेंगे कोणीय वेग। तो ये था आपका कोणीय वेग। अब दोस्तों, हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसका नाम है न्यूटन के गति विषयक नियम। तो दोस्तों, ये नियम क्या थे न्यूटन के? दोस्तों, ये न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं गति के। ठीक है, और ये इनके नियम सबसे पहले इनकी जो पुस्तक थी दी प्रिंसिपिया, उसमें प्रकाशित किए गए थे। और ये नियम उन सभी वस्तुओं के मैकेनिक्स को समझने के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं जिनमें द्रव्यमान हो। ठीक है, तो न्यूटन का दोस्तों जो पहला नियम है, ये कहता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ठीक, तो यानी कि मान लो ये पेन है, ये तब तक रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम इसकी अवस्था में परिवर्तन ना करें। ठीक है, और यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, जैसे ये मान लो चल रही होती है और इसे हमें रोकना चाहें, ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। यही न्यूटन का पहला नियम है। इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, क्योंकि गैलीलियो ने पहली बार इसमें रिसर्च किया था। बाद में न्यूटन ने जो थे सिद्धांत वो मतलब वेरीफाई, उसको क्या कहते हैं, जस्टिफाई करके दिए थे। ठीक है, न्यूटन ने। और इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, ये जड़त्व बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये याद रख लेना। ये होता क्या है? जब कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है तो उससे क्या बोलते हैं? जड़त्व, इनर्शिया। ठीक है, और ये जड़त्व भी 3 प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है आपका विराम का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। ठीक है, इसके उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये पहला उदाहरण है इसका कि ठहरी हुई मोटर गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये हमारा विराम के जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जब कोई बस अचानक से चलती है तो जो यात्री के जो शरीर का निचला भाग होता है वो बस के संपर्क में होने के कारण तुरंत गति में आ जाता है, जबकि उसका ऊपरी भाग विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही रहने का प्रयास करता है। इसलिए यात्री का ऊपरी भाग निचले भाग से पीछे रह जाता है और यात्री क्या होता है? झुक जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला उदाहरण है कि चलती हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा किस कारण से होता है? ठीक है, ये है
चलती हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा किस कारण होता है दोस्तों? इसका कारण ये होता है कि चलती गाड़ी के अचानक रुक जाने पर यात्रियों के शरीर का जो निचला हिस्सा होता है वो गाड़ी के संपर्क में होने के कारण तुरंत रुक जाता है, जबकि उसका ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण गति में ही बने रहने का प्रयास करता है और इसलिए वह आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, जैसे अब हम अगला उदाहरण देखें कि जब हम आम के पेड़ को हिलाते हैं तो आम नीचे गिर पड़ते हैं। तो दोस्तों विराम के जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, गतिमान ट्रेन से कूदने वाला यात्री आगे की ओर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका कारण भी ये है। इसका कारण है कि चलती गाड़ी में यात्री के प्रत्येक भाग का वेग गाड़ी के वेग के बराबर होता है। ठीक, और जब यात्री गाड़ी चलती है तो वो अचानक से नीचे उतरता है और उसके पैर तो जमीन के संपर्क में आते हैं, किस में आ जाते हैं? विराम अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन जो शरीर का ऊपरी भाग होता है वो गति के जड़त्व के कारण उसी वेग से चलता रहता है और इसलिए यात्री गाड़ी के चलने की दिशा में गिर जाता है। ठीक है, और उसे गिरने से यदि बचना है तो क्या करना होगा? यात्री को थोड़ी दूर तक गाड़ी की दिशा में दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। अगला है दोस्तों कंबल को डंडे से पीटकर धूल के कण अलग होना। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी क्या है? ये किसका उदाहरण है? ये विराम के जड़त्व का है। ठीक है, एथलीट ऊंचा कूदने से पहले कुछ दूर दौड़ता है। तो ये किसका उदाहरण है? ये हमारा है गति के जड़त्व का। ठीक, अगला है गतिमान ट्रेन में ऊपर की ओर गेंद फेंकने पर गेंद फेंकने वाले के हाथ में वापस आ जाती है। ये हमारा उदाहरण है गति के जड़त्व का। ठीक है, तो ये क्यों होता है दोस्तों? ये है इसलिए होता है क्योंकि जो गाड़ी होती है हमारी और उसके अंदर जो यात्री बैठा होता है, ठीक है, वह दोनों समान वेग से चल रहे होते हैं। ठीक, और यात्री यदि गेंद को ऊपर की ओर उछालेगा और उसे अपने हाथ में रखे तो गेंद उसके हाथ में ही लौट आती है। इसका कारण दोस्तों ये होता है कि गति के जड़त्व के कारण यात्री और गेंद दोनों के क्षैतिज वेग समान रहते हैं। ठीक है, और गिरने पर क्या होता है कि हाथ उसके जो गेंद होती है वो उस व्यक्ति के हाथ में आ जाती है। ठीक है, और ये इसलिए होता है, ये गति के जड़त्व के कारण ही होता है। ठीक, और हाँ मैंने एक और बताया था आपको कि दिशा का जड़त्व क्या होता है। दिशा का जड़त्व ये होता है, मान लीजिए यदि कोई गाड़ी है, ठीक है, वो किसी मोड़ पर मुड़ रही है। ठीक है, आपने लेफ्ट टर्न किया तो जो आपका शरीर है वो राइट की साइड, राइट डायरेक्शन में क्या होगा? झुक जाएगा। ठीक है, तो अगर हम राइट में गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो शरीर हमारा लेफ्ट की साइड में मुड़ेगा। ठीक है, ये हमारा कहलाता है दिशा का जड़त्व। ठीक, उसके बाद दोस्तों हम ये संवेग पढ़ लेते हैं। संवेग, क्योंकि संवेग और गति का दूसरा नियम ये दोनों लगभग दूसरे के समान ही हैं। ठीक है, तो संवेग क्या कहता है? संवेग कहता है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। ठीक है, इसे आप यूँ समझ लीजिए कि मान लो एक साइकिल है और एक मोटरसाइकिल है, दोनों एक समान वेग से गतिशील हैं। ठीक, अब यदि हमें बाह्य बल लगाकर रोकना हो तो किसको रोकना आसान होगा? साइकिल को रोकना आसान है, जबकि मोटरसाइकिल को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, या फिर कहें तो रोकना असंभव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो संवेग होता है वो द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा संवेग क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। ठीक, अब समझते हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल का मान उस वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो यही न्यूटन का क्या कहलाता है? दूसरा नियम कहलाता है। दोस्तों एक चीज़ देख लेना इसमें कि द्रव्यमान और त्वरण, ठीक है, दोनों किसके समानुपाती हैं? फोर्स के, बल के। यानी कि जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्या बढ़ेगा? बल भी बढ़ेगा। या ये कह लें कि जैसे जैसे त्वरण बढ़ेगा, एक्सेलरेशन, वैसे ही वैसे फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, इसके उदाहरण समझ लेते हैं क्या है। कांच के बर्तन को पैक करने से पहले भूसे अथवा पेपर में लपेटा जाता है। दोस्तों क्यों लपेटा जाता है ये समझ लेते हैं। दोस्तों कांच, ठीक है, अगर हम लेके जाएं कांच के बर्तन को कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? यदि बहुत हैवी है, द्रव्यमान ज़्यादा है उसका, तो क्या होगा? फोर्स ज़्यादा लगेगा उसमें। ठीक है, यदि वो टुकड़े कई सारे हैं संख्या में कांच के, ठीक है, और किसी भी चलते वक्त अगर कोई झटका आ गया, ठीक है, या स्पीड ब्रेकर आ गया, कुछ भी आ गया, तो वहाँ पर अचानक से क्या हो जाता है? त्वरण बढ़ जाता है। ठीक है, और यदि वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ गए तो टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। और यदि हमने उसमें भूसा या पेपर लपेट दिया तो इसका कारण यही होता है कि हम उसका
त्वरण कम कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों का यदि हम त्वरण कम कर देंगे तो क्या होगा, त्वरण कम होने से फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो ये कहलाता है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इसका और उदाहरण है कि पक्के फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति को कच्चे फर्श पर गिरने वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक चोट लगती है। दोस्तों इसमें भी हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति फर्श पर गिरा है, फर्श पर तुरंत झटके से गिरेगा वो, ठीक है। और यदि एक दूसरी तरफ वो गिरता है कच्चे फर्श पर या मिट्टी में गिरता है, तो मिट्टी क्या करेगी, उसे थोड़ा अंदर तक, अपने अंदर तक क्या करेगी, वो धंस जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, त्वरण कम हो जाएगा उस कंडीशन में भी, ठीक है। क्योंकि कच्चे फर्श पर यदि हम गिरेंगे तो कुछ समय उसको क्या होगा, थोड़ा सा दबने में भी लगेगा अंदर, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि त्वरण कम हो जाता है। इसका एक उदाहरण और है कि जब एक क्रिकेटर कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। दोस्तों इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, हम त्वरण को कम कर लेते हैं। क्योंकि जब गेंद आती है, जब बॉल, ठीक है, उसको हम पीछे लेके आते हैं, ठीक। तो हम उसकी जो त्वरण होता है, उसकी त्वरण को हम क्या कर सकते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। और यही हमारा क्या कहलाता है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। एग्जाम में दोस्तों इसमें के जो एग्जाम्पल है वो पूछता है कि ये न्यूटन के किस नियम को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अगला है हमारा दोस्तों तृतीय गति का नियम, ठीक है। ये क्या कहता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। एक्शन और रिएक्शन का लॉ इसे हम कहते हैं। इसके उदाहरण है, फर्श पर चलने के लिए हम पंजों से फर्श को पीछे की ओर धकेलते हैं, ठीक है। जितनी हम तेजी से पंजों को पीछे की ओर धकेलेंगे उतनी तेजी से हम क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। बिना लकड़ी के गुटके में छेद करना मुश्किल है, क्योंकि हम एक तरफ से तो फोर्स लगाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से जब रिएक्शन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, उसमें छेद करना मुश्किल पड़ जाएगा, है ना। यदि लकड़ी का गुटका कहीं पर टिका हुआ है अच्छे से, मजबूती से, ठीक है, तब हम उस पर छेद करेंगे, तब करना आसान होगा। क्योंकि जितना ही फोर्स हम ऊपर से लगाएंगे उसके विपरीत क्या होगा, प्रतिक्रिया बल उतना ही वापस भी लगेगा। और दोस्तों एक बात और याद रखना कि ये जो न्यूटन का तीसरा नियम है, इसमें ये नहीं है कि पहले क्रिया होगी फिर प्रतिक्रिया होगी, ये दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि पहले क्रिया होगी फिर प्रतिक्रिया होगी, ठीक। इसका अगला उदाहरण है कि घोड़े का गाड़ी खींचना। घोड़ा अगर किसी गाड़ी को खींच रहा है और उस पर कोई लोड है, सामान है, तो वो सामान भी उसको क्या होगा, उसी बल से पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। अगला उदाहरण है कि बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की तरफ धक्का लगना। दोस्तों बंदूक से जब गोली चलाएंगे ना तो बहुत जोर से झटका पीछे की तरफ भी लगता है। ये भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ये तीसरा नियम कह सकते हैं। अगला है रॉकेट को उड़ाने में। रॉकेट में जो दोस्तों फ्यूल ईंधन भरा होता है वो उसको पीछे की तरफ, ठीक है, जब रॉकेट चलने वाला होता है, जैसे ही उड़ता है हवा में, पीछे की तरफ बहुत अधिक मात्रा में ईंधन छोड़ता हुआ जाता है, ठीक है। ये भी जितनी जोर से उड़ेगा, जितनी तेजी के साथ उड़ेगा, उतना ही अधिक ईंधन क्या होगा, पीछे छोड़ता हुआ जाएगा, ठीक। अगला उदाहरण है कि किसी व्यक्ति का किनारे लगी नाव से कूदना। कोई व्यक्ति जितनी दूर कूदना चाहेगा वो उतनी जोर से क्या करेगा, नाव के पीछे वाले हिस्से पर हिट करेगा, जंप, वो मतलब लात मारने की कोशिश करेगा, ठीक है। और वो जितना लंबा कूदेगा नाव, उतनी ही तेजी से क्या होगी, पीछे जाएगी, ठीक। ये है न्यूटन के गति का तीसरे नियम, ठीक है। ये उसके उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आवेग की। तो आवेग क्या होता है, आवेग हम देखेंगे कि जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए कार्य करता है तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को उस बल का आवेग कहते हैं। आवेग बराबर होता है बल गुणा समय अंतराल या संवेग में परिवर्तन, ठीक है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि बल आ गया है, बल हमारी कैसी है, सदिश राशि, ठीक है। मात्रक इसका न्यूटन सेकंड होता है, ठीक। और ये इसके उदाहरण क्या है, जैसे मान लो कि किसी बॉल ने बैट पे हिट किया, एक बल लगेगा, है ना, बहुत बड़ा बल होता है और किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगता है। जैसे हम अगर किसी बॉल को दीवार पर फेंक के मारें, ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ है, थर्ड लॉ, है ना, न्यूटन का तृतीय गति नियम। जितनी जोर से हम मारेंगे उतनी जोर से बॉल क्या होगी, हमारी तरफ वापस आएगी, ठीक है। और जो एक्सीडेंट होते हैं उस पर भी क्या होता है, बहुत बड़ा बल किसी भी मनुष्य पर, किसी भी, या दो गाड़ी आपस में टकरा रही हैं तो एक दूसरे पर बहुत कम समय के लिए लगते हैं, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है, ठीक। आगे देखते हैं दोस्तों अभिकेंद्रीय बल। ये क्या होता है, जो दोस्तों जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है।
इस बल को ही क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है। दोस्तों ये जो बल होता है वो mv²/r होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल भी यही होता है। ठीक, ये केंद्र की तरफ लगता है और अपकेंद्रीय बल कहाँ लगता है, ये बाहर की साइड लगता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण और समझ लेना कि जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो बल क्या होगा, अभिकेंद्रीय बल कम होता जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम आर की वैल्यू कम करते जाएंगे फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे जैसे हम आर की वैल्यू बढ़ाएंगे फोर्स क्या होगा, कम होता जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विपरीतार्थक हैं, यानी कि अपोजिट हैं। ठीक, अगला दोस्तों क्या है, इसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, मौत के कुएं में कुएं की दीवार मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर एक क्रिया बल लगाती है, जबकि इसका प्रतिक्रिया बल मोटरसाइकिल द्वारा कुएं की दीवार पर बाहर की ओर कार्य करता है। इसका और उदाहरण देखें तो दोस्तों हम देखेंगे कि कार का सड़क पर मुड़ना। ठीक, जैसे जब कोई कार सड़क के मोड़ पर पहुंचती है तो उसे मुड़ने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, और कार को यह बल उसके टायरों तथा सड़क के बीच विद्यमान घर्षण बल से मिलता है। ठीक है, और यदि टायर घिसे हुए हैं या सड़क गीली है या सड़क पे बर्फ गिरी है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में घर्षण बल कम हो जाता है, और यदि यह इतना कम हो जाए कि कार को आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान नहीं कर सके तो कार मुड़ने की बजाय क्या हो जाएगी, फिसलने लगेगी। ठीक, और दोस्तों उसके उदाहरण यदि हम देखें तो जो हमारे साइकिल के या फिर मोटरसाइकिल के टायरों पर के ऊपर जो मडगार्ड लगा होता है, ठीक है, वो भी इसका उदाहरण है। क्या होता है कि कीचड़ वाली सड़क पर तेजी से चलती हुई साइकिल या मोटर के पहियों से चिपके कीचड़ के कण ऊपर की ओर स्पर्श रेखा की दिशा में फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, और इसलिए पहियों पर हम क्या करते हैं, मडगार्ड लगाते हैं। जो कीचड़ के कण होते हैं वो क्या करते हैं, जैसी चलती है मोटरसाइकिल, ठीक है, उस पहिए के साथ चिपक के ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और ठीक है जो मडगार्ड में होते हैं वो ऊपर की तरफ, यानी कि अगर मडगार्ड नहीं लगाओ तो वो गाड़ी के और पार्ट को डैमेज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, इसलिए वो मडगार्ड लगाए जाते हैं ताकि वो ऊपर की तरफ और पार्टों को डैमेज ये गंदा ना करे। ठीक है, और वो उसी पर चिपक जाते हैं, उसे चिपक के वापस क्या करते हैं, पीछे की तरफ निकलते रहते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों है हमारा अपकेंद्रीय बल। ये दोस्तों इसी का उल्टा होता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल में क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल में तो जो फोर्स होता है वो कहाँ लगता है, केंद्र की तरफ। ठीक है, और जबकि अपकेंद्रीय बल में इसके विपरीत लगता है, केंद्र से बाहर की तरफ फोर्स लगता है। ठीक है, केंद्र के बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। और इसके उदाहरण क्या है, कपड़ा सुखाने की मशीन है या दूध से मक्खन निकालने की मशीन है, ये इसके क्या हैं, उदाहरण है। ठीक है, या दोस्तों आप इसको अगर और सरल भाषा में समझने की कोशिश करो तो आप ये कह सकते हो कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल जो होता है इसमें कोई यदि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, ठीक, तो अभिकेंद्रीय बल में तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, और जो अपकेंद्रीय बल होता है इसमें वो मशीन मूव करती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो स्थिर रहता है। ठीक है, लेकिन हमको लगता है कि ऑब्जेक्ट भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव गति नहीं करता है, ऑब्जेक्ट स्थिर रहता है और इसमें मशीन गति करती है। ठीक, जैसे हमारी कपड़ा सुखाने की मशीन, ये मशीनें घूमती हैं, ठीक है, साइड वाली, ये वाली कॉर्नर, ठीक, और दूध से मक्खन निकालने की मशीन वो भी क्या करती है, इसी स्थान पर कार्य करती है। ठीक, दूध निकालने की मशीन में क्या होता है, इसमें जो दूध में जो कण होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये जो क्रीम के कण होते हैं इसमें, ये दूध के कणों से हल्के होते हैं। ठीक है, और जो घूमते वक्त बर्तन में हल्के कण होते हैं वो भारी कणों की अपेक्षा कम अपकेंद्रीय बल अनुभव करते हैं, इसलिए क्रीम तथा दूध के कण साथ साथ नहीं घूम सकते। क्रीम के जो कण होते हैं छोटे होने के कारण उसकी त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती है, और वो परिधि की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक, तो इस कारण ये क्या होते हैं, ये उससे अलग हो जाते हैं अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा बलाघूर्ण। ये क्या होता है दोस्तों, बल द्वारा पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बलाघूर्ण कहते हैं। ये होता है 2 = F/d। ठीक है, वैसे बलाघूर्ण को यदि चेक करना हो तो एक मशीन आती है जिसको टॉर्क रेंच बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, इसमें जो नट होता है उसको फंसा के चेक किया जाता है, नट या बोल्ट कुछ भी। ठीक है, एक डिजिटल आता है, एक एनालॉग आता है। ठीक है, यहाँ पर रीडिंग लिखी होती है आपकी, आप इसे सेट कर लो, और
इसके चारों तरफ रख के इसको घुमा के चेक कर लो आपके कितना बल आघूर्ण है, जितना आपको चाहिए उतना फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों अब हम बात करेंगे उत्तोलक की, लीवर की क्या होता है। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। ठीक, इसमें 3 बिंदु होते हैं, आलंब, आयास और भार। आलंब क्या होता है, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। ये भी बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली। और आयास, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। तीसरा होता है भार या लोड, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है या रुकावट हटाई जाती है उसे भार कहते हैं। ठीक है, उत्तोलक दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है इसमें आलंब, आयास तथा भार के बीच में स्थित होता है। ठीक है, जैसे कैंची, ठीक है, प्लास है, सिंडासी है और ये सीसा झूला है। ठीक दोस्तों, ये है इस पॉइंट के चारों तरफ ये मूव करती है ना, ये इस पॉइंट के चारों तरफ तो मूव कर रही है, तो ये क्या है, आलंब है। हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं, इस पे, है ना, यहाँ पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या है, ये एफर्ट है यानी कि आयास। और हमको कागज काटना हो या कपड़ा काटना हो, ठीक है, तो हम लोड कहाँ पे रखेंगे, इसके ऊपर, इन पॉइंटों पर। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका भार। ठीक, इसी प्रकार से हमारा प्लास भी काम करता है। ये आलंब आ गया बीच में, ठीक है, ये इधर हमने आयास लगाया इस तरफ, ठीक, और इस तरफ क्या है, लोड है। ठीक है, तो आलंब क्या है, भार के और आयास के बीच में आलंब है। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम प्रकार के उत्तोलक है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की यदि हम बात करें तो इसमें आलंब तथा आयास के बीच में भार डब्लू होता है, जैसे सरौता या नींबू निचोड़ने की मशीन या एक पहिए की कूड़ा ढोने की गाड़ी। ठीक, तो ये कैसे होते हैं दोस्तों, द्वितीय प्रकार के। मान लो ये आपने नींबू निचोड़ने की मशीन कुछ इस टाइप की होती है ना, इसमें नींबू रखा जाता है, ये क्या हो जाएगा, आलंब हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रेशर देंगे, यहाँ पे दबाते हैं, ठीक है, ये आयास हो जाएगा और बीच में क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। ठीक है, तो आलंब और आयास के बीच में क्या होता है, इसमें भार होता है। ये हमारे होते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। ठीक है, तीसरा आते हैं तृतीय प्रकार के, और इस वर्ग के उत्तोलकों में आलंब एफ तथा भार डब्ल्यू के बीच में क्या होता है, आयास ई होता है, जैसे चिमटा है या मनुष्य का हाथ है, ठीक है, स्टेपलर है आदि। ठीक, ये कैसे होते हैं तृतीय प्रकार के दोस्तों, ये जैसे आपने चिमटा देखा होगा, ठीक है, चिमटा कुछ इस प्रकार का होता है ना, हम यहाँ पर प्रेशर देते हैं, ठीक है, इस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है ये छड़े, है ना, ठीक है, रोटी कहाँ रखिएगी, बीच में, तो बीच में क्या आता है, इसमें बीच में आया था आयास, और एक तरफ आलंब और दूसरी तरफ भार। ये हमारे कहलाते हैं तृतीय प्रकार के उत्तोलक में। स्टेपलर भी कुछ ऐसा ही होता है ना, तो इसका उदाहरण है स्टेपलर, मनुष्य का हाथ, ये हमारा हाथ, ठीक है, क्या है, हाथ। ठीक, ये किसके उदाहरण है, तृतीय प्रकार के उत्तोलकों के उदाहरण है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।